हाय फ्रेंड्स, मैं चंदन कुमार अपने यूट्यूब चैनल पे फिर से आपका स्वागत करते हैं। तो अभी हम आगे क्लास पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में जो हमारा 3 क्लास था, पार्ट 1, 2, पार्ट 2, पार्ट 3, उसमें हमने इंडस्ट्रीज का लगभग पूरा पढ़ा। सरकार ने इनको ग्रोथ करने के लिए क्या क्या किया वो सारा देखा, सारा स्कीम देख लिया, सरकार ने कौन कौन सी स्कीम चलाई है। अभी हम फाइनेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। फाइनेंशियल सेक्टर में सुधार के लिए सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए और सरकार अभी उसका प्रेजेंट में स्टेटस क्या है। ठीक है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा हमारा फाइनेंशियल में आरबीआई के बारे में पढ़ेंगे, मुद्रास्फीति के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद बैंकिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद शेयर मार्केट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक करके हम सब देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम आरबीआई से पहले जो फाइनेंशियल सिस्टम है, वित्तीय बाजार जिसको बोलते हैं, इससे अक्सर क्वेश्चन आता है, तो हम वहां से शुरू करेंगे। तो पहले हम क्या रखेंगे, बैंक मनी है, बैंकिंग टॉपिक रहेगा हमारा, मनी एंड बैंकिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर इससे क्वेश्चन आते हैं। इसमें जो हमें सबसे पहले पढ़ना है आरबीआई के कंसर्न में क्या क्या है, उसके बाद मुद्रास्फीति के बारे में, इसमें आएगा आपका शेयर बाजार और उसके बाद आएगा आपका लास्ट बैंकिंग सिस्टम या बैंकिंग प्रणाली। ठीक है, इस 4 चीज के बारे में मनी और बैंकिंग के थ्रू पढ़ते हैं। इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो है आपका मार्केट मतलब फाइनेंशियल मार्केट बोले तो हिंदी में बोल देंगे आर्थिक बाजार, यानी कि वित्तीय बाजार, फाइनेंशियल मार्केट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आता है एग्जाम में। अभी मैं कुछ दिन पहले का एक क्वेश्चन देखा था, वित्तीय बाजार, इसके 2 पार्ट्स हैं। उसमें क्वेश्चन था अल्पकालिक लेन देन किस मार्केट का हिस्सा है। जैसे इस मार्केट में 2 पार्ट है, एक है मनी मार्केट, दूसरा है कैपिटल मार्केट। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे मुद्रा बाजार और इसको बोलेंगे वस्तु बाजार। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन आया था इसके कंसर्न क्या क्या होता है, इसमें जो पॉइंट वाली हम बात करें तो मुद्रा बाजार में वो आता है अल्पकालिक लेन देन। सेम क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसको कवर करने की जरूरत समझी। अल्पकालिक लेन देन किसमें होता है, मनी मार्केट में। यदि आपसे पूछा जाता है अल्पकालिक लेन देन किस मुद्रा बाजार का हिस्सा है, तो वो है मनी मार्केट का। यदि वस्तु मार्केट की बात करें, कैपिटल मार्केट की, मनी की बाजार की बात करें, तो आपका आ जाएगा दीर्घकालिक लेन देन। ठीक है, इसमें मनी मार्केट में पैसा जो है, रुपया जो है, मुद्रा जो है, वो डायरेक्ट होता है, मतलब प्रत्यक्ष रूप से मुद्रा का प्रयोग होता है। प्रयोग, और इसमें जो है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट जो है इसका, ऊपर का मिटा देता हूं। तीसरा पॉइंट यदि बात करें मनी मार्केट
और कैपिटल मार्केट में। तीसरा पॉइंट जो है, इसका बाजार कहाँ है? मुद्रा मार्केट का जो बाजार है वो कहाँ है? बैंक। पैसों का लेन देन कहाँ होता है? बैंक है। इसका बाजार पूछा जाए, इसका बाजार कहाँ है? शेयर बाजार, शेयर मार्केट। इसको रेगुलेट कौन करता है? इसका रेगुलेटर कौन है? आरबीआई। इसका रेगुलेटर कौन है? सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, मेन 5 पॉइंट आपको याद रखना है। फाइनेंशियल मार्केट के तहत 2 मार्केट होते हैं, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, यानी मुद्रा बाजार, वस्तु बाजार। क्वेश्चन ये आता है, अल्पकालिक लेन देन किस बाजार का हिस्सा है? तो मनी मार्केट का। प्रत्यक्ष रूप से मुद्रा का प्रयोग, डायरेक्ट मनी का प्रयोग, कैश का प्रयोग किस मार्केट में होता है? मनी मार्केट में। इसका बाजार कहाँ होता है? बैंक में होता है। और इसको रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई करता है। यदि आपसे पूछा जाए दीर्घकालिक लेन देन किस बाजार का हिस्सा है, तो वो है कैपिटल बाजार मार्केट या फिर वस्तु बाजार। और प्रत्यक्ष रूप से मुद्रा का जो यूज होता है वस्तु बाजार में होता है। इसका बाजार कहाँ होता है? शेयर बाजार होता है। इसका रेगुलेटर कौन है? सेबी है। ये मेन टॉपिक है, ये क्वेश्चन आया था इसलिए मैंने इसको पूरा कवर किया है। अभी हम आगे देखेंगे, नीचे का मिटा दूं। ये जो फाइनेंशियल मार्केट है, फाइनेंशियल एरिया में इसको कंट्रोल करने के लिए 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि आप कुछ ऐसा सिस्टम बनाइए कि आर्थिक जो वित्तीय संस्था है उस पर कंट्रोलिंग भी सही हो और अपना अपना काम भी सबसे हो। एक संस्था बनाया गया जिस संस्था का नाम रखा एफएसडीसी। एफएसडीसी क्या होता है? फाइनेंशियल मार्केट को सही से कंट्रोल करने के लिए, सबको अपना अपना काम देने के लिए, इस पर कंट्रोल करने एसबीआई ने जो रूल बनाया, बोला गया सबको, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप एक संस्था बनाइए जो सब फाइनेंशियल को अच्छे से काम को बताए और उसका काम दे। तो फाइनेंशियल मार्केट को 2010 मतलब 2010 में 2010 में एक फाइनेंशियल मार्केट का रोल मतलब एफएसडीसी की स्थापना की गई। एफएसडीसी मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, हिंदी में लिखेंगे वित्तीय स्थायित्व और विकास परिषद। ठीक है, तो ये चीज की स्थापना करने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। स्थायित्व, ठीक है, इसके बाद कही है सुप्रीम कोर्ट ने। इसकी स्थापना कब, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसकी स्थापना कब की गई? 2010 में। ठीक है, इसका जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा? केंद्रीय वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर। इसका जो उपाध्यक्ष होगा उपाध्यक्ष होगा आरबीआई गवर्नर। ठीक है, एंड इसके जो साथी होंगे उसके हम नीचे डालेंगे। इसका जो कार्य होगा
जितने भी वित्तीय संस्था है के बीच समन्वय स्थापित करना, और समस्या का निदान करना। इनका कार्य हुआ किनके आदेश पे बना? सुप्रीम कोर्ट पे। कब बना? 2010 में बना। ठीक है, ये मेन चीज है जो कि आप याद रख सकते हैं, जानने की बात है। अभी जो इसके साथ जो उसके सहभागी हुए, इसके जो मेंबर्स हुए वो कौन कौन हुए वो देखते हैं। बताओ, याद रखिएगा अध्यक्ष जो है फाइनेंस मिनिस्टर होगा, सेंट्रल का केंद्रीय वित्त मंत्री, ठीक है, आरबीआई गवर्नर जो प्रेजेंट आरबीआई गवर्नर होगा उसका उपाध्यक्ष होगा, और कार्य वित्तीय संस्थाओं के बीच समन्वय स्थापित करना है, समस्या का निदान करना। उनके बीच आदेश किसका है? सुप्रीम कोर्ट का 2010 में, और जिस समय इसको बनाने की बात की गई। ठीक है, याद रखिएगा 100% क्वेश्चन आता है एफएसडीसी के बारे में। यदि बी लेवल सी लेवल में आप जाते हैं तो सकता है फुल फॉर्म पूछ दे, कब बना वो पूछ दे, किसके आदेश पर बना वो पूछ दे, तो वो सब भी आपको देखना है। इसके मेंबर्स हुए सहभागी जिसको बोलते हैं, वो अभी फिलहाल जिसमें बना था उसमें 5 था, और में इसमें चेंजेस आए। सबसे पहले आरबीआई, उसको काम दिया गया। दूसरा आईआरडीए, तीसरा पीएफआरडीए, चौथा सेबी, पांचवा एफएमसी। ठीक है, फॉलोअर काउंसिल। तो पहले आरबीआई के बारे में जानते हैं। यदि हम इसके बारे में जाने, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई? जनवरी 15 अप्रैल 15 में 35 में, सॉरी 35 में। उसके बाद ये रेगुलेटर किसका है? रेगुलेट किसको करता है? ये रेगुलेटर किसका है? बैंकिंग सिस्टम का, बैंकिंग का। ठीक है, ये 3 चीज आप याद रखिए। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। बाकी जब हम डिटेल से एक एक करके पढ़ेंगे तब हम बताएंगे उसके बारे में अच्छे से। दूसरा, इसको आरबीआई को निकाल देते हैं, जगह पर ज्यादा दे रहा है, इसको ऐसे पता ही है, आरबीआई रहने देते हैं इसको, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉमन है, सबको पता है। एडा की बात करें, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, इसकी स्थापना की बात करें 2000। इसका रेगुलेटर कौन है? यदि इसका रेगुलेटर सी को रखते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ? हैदराबाद। ठीक है, उसके बाद 2000 में इसकी स्थापना हो गई, और इसका इंडा हो गया, और इसका मुख्यालय हैदराबाद हो गया। इसकी बात करें, पेंशन फंड
रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। इसकी स्थापना 2003 में, इसका मुख्यालय मुंबई, ठीक है। सेबी की बात करें, किस चीज को रेगुलेट करेगा? बीमा को, सॉरी ये नीचे लिख देता हूँ। रेगुलेट किसको करेगा? बीमा को। इसका मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद। ये किस चीज को रेगुलेट करेगा? पेंशन को। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। सेबी की बात करें, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई? 1988। किस चीज को रेगुलेट करता है? शेयर मार्केट को। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। एफएमसी की यदि बात करें तो इसका हो जाएगा फॉरवर्ड मनी कमीशन। इसका जो स्थापना हुई है 1953, उसके बाद इसका मुख्यालय मुंबई, और इसकी सबसे बड़ी बात क्या हो गई? सितंबर 15 में ये मर्ज हो गया। इसमें मर्ज इन सेबी, ठीक है। तो फिलहाल जो सेबी का जो काम है, इन दोनों का काम देखता है, और ये कंट्रोलिंग किसको करता है? इसका मुख्यालय क्या है? ये कमोडिटी एक्सचेंज, कमोडिटीज एक्सचेंज कोई कंट्रोल करता है। एक बार इसको देख लीजिए, मैं अगर से इसको अच्छे से बता देता हूँ। वित्तीय स्थायित्व विकास परिषद, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, जिसकी स्थापना सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे 2010 में हुई। उसके जो सदस्य हैं, ये सारे सदस्य हैं, भागीदारी हैं, जो भी है, ये आरबीआई, आईआरडीए, पीएफआरडीए, सेबी, एफएमसी। आरबीआई के बारे में थोड़ा जानते हैं। फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्थापना 1 अप्रैल 1935। रेगुलेटर किसको करता है? बैंकिंग सिस्टम को। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। ईडा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, कब हुई स्थापना? 2000। रेगुलेट किसको करता है? बीमा सेक्टर को। मुख्यालय कहाँ? हैदराबाद में। पीएफआरडीए, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, स्थापना 2003। रेगुलेट करता है पेंशन डिपार्टमेंट को, और मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, स्थापना 1988। रेगुलेट करता है शेयर बाजार को, शेयर मार्केट को, मुख्यालय मुंबई। एफएमसी, फॉरवर्ड मनी कमीशन, स्थापना 1953, मुख्यालय मुंबई। रेगुलेट करता है कम्युनिटी एक्सचेंज को। बट सितंबर 2015 में एफएमसी को मर्ज कर दिया गया सेबी में। सेबी पहले सिर्फ शेयर मार्केट, मतलब इक्विटी एक्सचेंज को देखता था, अभी इक्विटी एक्सचेंज एंड कम्युनिटी एक्सचेंज दोनों को वो नियमित करता है और रेगुलेट करता है। इसको आप यदि लिख रहे हैं तो लिख लीजिए, और यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद भी यदि अभी आरबीआई जब मैं पढ़ाऊंगा तो अच्छे से पढ़ाऊंगा। सेबी के बारे में मैं आपको आगे और पढ़ाऊंगा। फिलहाल इतना आप जान लीजिए, 1988 में इसकी स्थापना हुई, 1992 में इसको मान्यता मिला, और तब से ये हर पे कंट्रोल कर सकता है, पनिश कर सकता है शेयर मार्केट में। कम्युनिटी एक्सचेंज का भी पावर सेबी को दिया गया है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर लिखना है तो लिख लीजिए। मैं आपको 2 मिनट का वक्त दे रहा हूं, फटाफट लिखिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे आरबीआई के बारे में, जिससे क्वेश्चन अक्सर आता है। आरबीआई क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, किस आयोग के रिकमेंडेड पे इसकी स्थापना हुई, जब आरबीआई नहीं थी तो इसका काम सेंट्रल बैंक का कौन करता था, वो सारा चीज
हम देखेंगे। बिठा दो। इसे 2-3 क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने इसको कवर किया। यदि कहीं जल्दी हो रहा है तो आप चाहे इसको पॉज करके अच्छे से लिखिए, फिर वीडियो को आगे बढ़ाइए। अभी जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक, वो है आरबीआई। आरबीआई के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, और आरबीआई डिटेल में जो पढ़ेंगे तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति, जिसपे हमारा पूरा सिस्टम कंट्रोल करता है। अभी तो फिलहाल आपको ये पता चल गया होगा बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल कौन कर रहा है, इंश्योरेंस को कंट्रोल कौन कर रहा है, पेंशन को कंट्रोल कौन कर रहा है, और शेयर मार्केट को कौन कर रहा है, कमोडिटी एक्सचेंज को कौन कर रहा है, ये सब चीज आपको पता चल गया होगा। अभी हम पढ़ेंगे आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सबसे पहले इसको बोला जाता है भारत का केंद्रीय बैंक। क्वेश्चन नहीं आता है भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, आरबीआई। ठीक है, भारत का केंद्रीय बैंक है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जब ये नहीं था आरबीआई, जब नहीं था 35 में आरबीआई, इससे पहले आरबीआई का काम कौन देखता था, तो इंपीरियल बैंक, इंपीरियल बैंक, इंपीरियल बैंक। ठीक है, इंपीरियल बैंक इसका काम देखता था। इंपीरियल बैंक हमारा जो बाद में स्टेट बैंक बना, स्टेट बैंक भी था और सेंट्रल बैंक भी था। बट एक आयोग आई थी, हिल्टन यंग कमीशन, जिन्होंने ये रिकमेंडेड किया था कि सेंट्रल बैंक जो है वो अलग से होना चाहिए। तो आयोग जो बना था उसका नाम था हिल्टन यंग कमीशन, जिनके रिकमेंडेड पे ये आयोग कब बनी, 1936 में। इन्होंने रिपोर्ट सबमिट किया था इनके बारे में, कब, 1921 में। ठीक है, उसके बाद इन्हीं के रिपोर्ट पे आरबीआई एक्ट बना 1934, और इसी एक्ट पे 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हो गई। इंपीरियल बैंक सिर्फ स्टेट बैंक बन के रह गया। जो 55 में स्टेट बैंक भी चेंज हो जाएगा, वो जब स्टेट बैंक पढ़ेंगे तब उसके बारे में पढ़ेंगे। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई बैंक की स्थापना हो गई। जिस समय इसकी स्थापना हुई थी उस समय इसका मुख्यालय, जिसका हेडक्वार्टर था, वो कहां था, कोलकाता। ठीक है, और इसके बाद इस मुख्यालय को ट्रांसफर किया गया मुंबई, कब, 1937 को। ठीक है, 1937 को मुख्यालय कोलकाता से मुंबई ट्रांसफर किया गया। एक लंबी कहानी है कि दहेज में दिया गया, जब मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तब तो बताऊंगा। इस एरिया को दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, उन्होंने $1000 के किराए पे मुंबई को दे दिया, फिर इसने मुख्यालय ट्रांसफर किया। वो लंबी कहानी है, किसी और टॉपिक का है, वो बाद में पढ़ाऊंगा। उसके बाद इनका जो राष्ट्रीयकरण हो गया, एक जनवरी 1949। राष्ट्रीयकरण मतलब जितने भी बाहर के लोगों का इसमें पैसा लगा हुआ था, सबको सरकार ने, निजी व्यक्ति को पैसा वापस कर दिया। अब सिर्फ और सिर्फ ये आरबीआई मतलब गवर्नमेंट का रह गया था। इंडियन का रहा, गवर्नमेंट का रहा, विदेशियों का पैसा देके इतनी तारीख को इसका राष्ट्रीयकरण हो गया। ये क्वेश्चन तो आपका मेन हो गया। इसके बाद अक्सर इसके गवर्नर के बारे में पूछता है। ठीक है, तो गवर्नर के बारे में पूछता है, तो गवर्नर की कहानी कहां से लिखी गई। यदि आपको आरबीआई गवर्नर के बारे में बोला जाए तो आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 12 में यह लिखा हुआ है कि एक उसका गवर्नर होगा, एक डिप्टी गवर्नर होगा। यदि फर्स्ट गवर्नर की बात करें
तो फर्स्ट गवर्नर था आरबीआई का, उसका मतलब सर और सुवर्ण स्मिथ, ठीक है, जो पहला था। यदि इंडियन फर्स्ट बात की जाए, इंडियन फर्स्ट में तो उसका नाम था सीडी देशमुख। उसे ओवरऑल तो ये तीसरा थे, पहला और स्मिथ था और तीसरा जो था वो सीडी देशमुख था, जो कि उसके बाद हम बात करें अभी का, या फिर अभी जो प्रेजेंट में है, वर्तमान में, वो है शक्तिकांत दास, जो 12 दिसंबर 2018 को बना। ये जो है ये फर्स्ट नंबर का, ये थर्ड नंबर का है और ये 25 नंबर का है। वर्तमान में अभी यदि उपाध्यक्ष की बात की जाए, ये तो अध्यक्ष है, वर्तमान उपाध्यक्ष कल के डेट में उपाध्यक्ष चुना गया राजेश्वर राव, ठीक है, कल चुना गया। ये एकदम क्या बोलते हैं इसको, करंट है, बिल्कुल करंट है राजेश्वर राव, जो कि कल ही चुना गया और आई थिंक आज से इफेक्टेड भी है, एम राजेश्वर राव। इसके अलावा और क्वेश्चन आता है, सबसे लॉन्गेस्ट टाइम तक गवर्नर रहने वाला कौन था? बी आर राव। कितने दिन रहा? 2754 दिन। यदि सबसे कम पूछा जाए, शॉर्टेस्ट गवर्नर, वो रहा अमिताभ घोष, वो ओनली 20 दिन। बस आरबीआई के बारे में फिलहाल जो प्रेजेंट क्वेश्चन आते हैं, इतना ही आता है। किस आयोग, ये केंद्रीय बैंक कौन सा है, इससे पहले कौन सा बैंक काम करते इसकी जगह, किस कमीशन, किस आयोग के तहत इसकी स्थापना हुई, इसका रिपोर्ट कब सबमिट किया गया, आरबीआई एक्ट किसके तहत काम करती है, कब स्थापना हुई, उसका मुख्यालय इनिशियल कहाँ था, अब भी कहाँ है वर्तमान में, ठीक है, राष्ट्रीयकरण कब हुआ, आरबीआई का जो गवर्नर होता है या डिप्टी गवर्नर होता है किस एक्ट के तहत होता है, पहला कौन सा था, और पहला ओवरऑल कौन था, इंडियन पहला कौन था, वर्तमान में कौन है, वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछता है, क्वेश्चन ये पूछता है कि ऐसे कौन से गवर्नर है जो बाद में वित्त मंत्री भी बने। तो गवर्नर प्लस वित्त मंत्री की यदि बात करें, प्लस एफएम की बात करें, अभी तक दो ही लोग हुए हैं जो कि पहले गवर्नर बने और फिर में जाके वित्त मंत्री बने। उसमें सबसे पहला नाम है सीडी देशमुख, जो कि 53 में गवर्नर थे और 50 में वो आके 50 से 56 तक एफएम रहे। दूसरा नाम है मनमोहन सिंह, जो 84 में गवर्नर थे और 91 में फाइनेंस मिनिस्टर बने। ये दो ही लोग हैं जो कि पहले गवर्नर भी बने और बाद में फाइनेंस मिनिस्टर भी बने, ठीक है। तो इसका शॉर्ट स्कीम चाहिए, शॉर्ट स्कीम ले लीजिए, लिखना चाहिए तो लिख लीजिए, काफी फैक्ट बात है, सारे क्वेश्चन आते हैं, कुछ भी आ सकता है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, भारत में आरबीआई से पहले कौन सी बैंक उसकी काम करती थी, किस आयोग के तरह ये बना, रिपोर्ट कब आया, किस एक्ट का काम करती है, कब स्थापना हुआ, मुख्यालय कहाँ था, कहाँ है, राष्ट्रीयकरण कब हुआ और गवर्नर कौन कौन है। इसके बाद एक क्वेश्चन था 2016 में, क्वेश्चन ये था, 4 देश का नाम था, बोला आरबीआई किस देश के लिए काम नहीं किए। अभी देखते हैं, इसको लिख लीजिए, मिटा दो। तो वीडियो देखिए,
समझिए, नोट्स बनाइए, और यदि अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर भी कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास इसका बेनिफिट मिले, उनको फायदा हो सके। और मेरे जितने वीडियो हैं, सारा वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए, सारा वीडियो आपका दिखेगा। इसमें एक और फैक्ट है, इसका लेखा वर्ष क्या होता है, यानी कि इसका फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। उसमें ये क्वेश्चन था, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, किसी में 1 जनवरी था, 1 अप्रैल था, 1 जुलाई था, इस तरह का क्वेश्चन था। तो हम सीधा क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। इसका जो होता है 1 जुलाई से 30 जून तक इसका लेखा वर्ष है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन आया हुआ था, किस देश के लिए आरबीआई ने काम नहीं किया है, आरबीआई ने काम नहीं किया है। पहला ऑप्शन था भारत, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा बर्मा, चौथा श्रीलंका। तो भारत में तो है ही, अभी प्रेजेंट में कोई डाउट नहीं है। जब आरबीआई की स्थापना हुई थी तो पाकिस्तान तो हिंदुस्तान में ही था, हो गया। बर्मा 1945 तक आरबीआई ने बर्मा के लिए भी काम किया, इसलिए बर्मा के लिए भी काम किया। एक श्रीलंका है जिसके लिए आरबीआई ने काम नहीं किया। यदि ये क्वेश्चन आपके पास आता है तो आप आंसर क्या मारेंगे, श्रीलंका। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, इसका जो काम करने का तरीका है, इसका जो प्रशासकीय गवर्निंग बोर्ड है वो कैसे काम करती है, कौन कौन लोग मिलकर काम करते हैं। गवर्निंग बोर्ड, इसका एक फॉर्मूला है 1 + 4 + 4 + 2 + 10, यानी टोटल 21 लोग हैं जो इसका गवर्निंग काउंसिल में काम करता है। अभी क्वेश्चन है 1 क्या है, 4 क्या है, 4 क्या, हम एक करके जानेंगे। 1 की यदि बात करें तो कौन हो जाएगा, आरबीआई गवर्नर। 4 की बात करें, आरबीआई का डिप्टी गवर्नर। फिर 4 की बात करें तो चारों का रीजनल डायरेक्टर, रीजनल प्रमुख या रीजनल डायरेक्टर बोल सकते हैं। 2 की बात करें तो गवर्नमेंट का होगा आदमी, भारत सरकार का। या वित्त मंत्री का, भारत सरकार का, या फिर वित्त विभाग का, वित्त मंत्रालय का 2 लोग। और 10 लोग जो होगा वो जो आपका डायरेक्टर है, 10 डायरेक्टर है, ये डायरेक्टर लोग, रीजनल प्रमुख, 4 रीजनल है, 4 रीजनल में, और 10 डायरेक्टर, ये 11 लोग मिलके इसको काम को, गवर्निंग बोर्ड को देखते हैं और इनके अनुसार ही काम होता है। इसके लिए क्वेश्चन आप पूछा जाए, विदेशों में ब्रांच की बात की जाए तो आरबीआई का विदेश में एक ही ब्रांच है और वो है लंदन में, विदेशों में ब्रांच। कहां पे, लंदन में। ठीक है, आरबीआई के लिए जो फैक्ट चीज था वो मैंने आपको बताया। अभी हम आएंगे कार्य पे, इसके क्या क्या कार्य है। ठीक है, चलो गवर्निंग बोर्ड देख लिया पूरा, कौन कौन लोग मिल के काम करते हैं। आगे आपके अंदर डाउट होगा, गवर्निंग बोर्ड तो ये हो गया, मौद्रिक नीति क्या है, जो उर्जित पटेल का हम पढ़ाएंगे तो वो भी हम पढ़ाएंगे। मौद्रिक नीति में कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करते थे, पहले कितने लोग करते थे, पहले कितने टाइम में होता था, अभी कितने टाइम में होता है, कौन कौन अभी फिलहाल जो 3 लोग चुने गए वो कौन कौन है, वो सब कुछ हम आपको बताएंगे। चलो आरबीआई के कार्य। आरबीआई के कार्य की बात करें तो सबसे पहले होता है मौद्रिक नीति जारी करना, मॉनेटरी पॉलिसी।
एक और देख लेते हैं कौन कौन नीति कौन कौन जारी करता है फाइनेंस करना, फिर जाके हम इसकी चर्चा करेंगे। मौद्रिक नीति कौन जारी करता है, राजकोषीय नीति कौन जारी करता है, ठीक है, आईआईपी कौन जारी करता है, मैंने पढ़ाया था इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के बारे में। डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स कौन जारी करता है। उसके बाद एमएसपी कौन जारी करता है। एमएसपी बोले तो किसानों के लिए जो मिनिमम प्राइस इंडेक्स जो है वो कौन जारी करता है। इसके बाद आपका राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। ये कुछ क्वेश्चन आते हैं। मौद्रिक नीति आरबीआई, राजकोषीय नीति भारत सरकार वित्त विभाग, आईपीपी आईपीपी याद कीजिए, सीएसओ पढ़ाया था आप लोगों को। डब्ल्यूपीपीआई वाणिज्य विभाग में यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड एक और आगे एग्जिम पॉलिसी। ये सब चीज क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आया था एग्जिम पॉलिसी कौन मतलब कौन इशू करता है, ठीक है। तो डब्ल्यूपीआई मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, एमएसपी एमएसपी करता है सीसीईए किसके सुझाव पे, सीएससीपी के सुझाव पे। सीएससीपी क्या है और सीसीई क्या है। सीसीई हो गया सीसीई हो गया कैबिनेट कमीशन ऑन इकोनॉमिक अफेयर, कैबिनेट कमीशन ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है। और सीएससीपी जो हो गया वो आपका कमीशन फॉर एग्रीकल्चर प्राइस कॉस्ट एंड प्राइस। द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। तो इसके सुझाव पे ये इसको रेस करता है। राष्ट्रीय आय की गणना सीएसओ, एग्जिम पॉलिसी वाणिज्य डिपार्टमेंट, वाणिज्य विभाग या वाणिज्य मंत्रालय, ठीक है। ये सब जारी करता है। इसको थोड़ा ध्यान में रखिए, एग्जाम में आता है, ठीक है। कैबिनेट कमीशन ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जारी करता है, सुझाव कौन देता है, सीएससीपी यानी द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। एग्जिम पॉलिसी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी वाणिज्य विभाग, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स, आईआईपी इंडेक्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, राजकोषीय नीति एंड मौद्रिक नीति। चलो इसके बाद फिर हम वापस आते हैं आरबीआई के काम। इसके बाद फिर हम एक एक करके पढ़ेंगे मौद्रिक नीति के बारे में, सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है मौद्रिक नीति से, ठीक है। मौद्रिक नीति में कौन कौन से टूल्स हैं, क्या है, नहीं है। दूसरा बैंकिंग संबंधी जितने भी कार्य हैं, विवाद है या कुछ करना है तो बैंकिंग को कौन देखेगा, आरबीआई देखेगा। बैंकों का बैंक, ठीक है। विदेशी मुद्रा के कंसर्न, ये चार काम मेन है जो आरबीआई का है, वो हम एक एक करके अभी समझेंगे। सबसे पहले मौद्रिक नीति के बारे में,
उसके बाद फिर पढ़ेंगे हम बैंकिंग संबंधी के बारे में, क्या 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 करती है, तो बैंकों का बैंक कैसे है और विदेशी मुद्रा को कैसे ये संबंधित कागज मुद्रा से संबंधित कार्य जो भी है वो आरबीआई करती है। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले पढ़ेंगे मौद्रिक नीति। एक्चुअली अभी टाइम हो गया है, 45 मिनट का वीडियो बन गया है, तो मैं सोच रहा हूँ वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। आरबीआई की जो मौद्रिक नीति है, मॉनेटरी पॉलिसी है, उसको मैं सिर्फ ऐसे आपको बता दूं, उसके अगले क्लास में मैं आपको उसके सारे टूल्स के बारे में, चाहे वो सीएलआर हो, एसएसआर, एसएलआर हो, सीएलआर हो, क्या बोलते हैं उसको, RRR हो, एसएलआर हो, RRR हो, उसके बाद एमएसएफ हो, एंड बैंक रेट हो, एंड ओएमओ ऑपरेशन मार्केट, ओपन ऑपरेशनल मार्केट हो, वो सब के बारे में हम डिटेल से नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी मोटा मोटी इतना जानिए, मौद्रिक नीति का जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो है मूल्य को स्थिर रखना। ठीक है, मूल्य के स्थिर को बनाए रखना, ना बढ़ने देना ना घटने देना, कंट्रोल करना। उसके लिए सरकार मौद्रिक नीति अपनाती है। हर एक 1.5 महीना पे, सॉरी पहले 1.5 महीना पे होता था, अभी 2 महीना पे एक संस्था बैठती है जो कि उर्जित पटेल कमीशन के अनुसार बना है। 6 लोगों की टीम होती है मॉनेटरी पॉलिसी का। उसमें 6 लोग में 3 लोग गवर्नमेंट की तरफ से होंगे, 3 लोग आरबीआई की तरफ होंगे, 3 लोग में 2 आरबीआई के मेंबर्स होंगे और एक आपका गवर्नर होगा। गवर्नर की इंपॉर्टेंस तब बढ़ जाती है जब किसी पार्ट पे बराबर की स्थिति आ जाती है, तब गवर्नमेंट का वोट वैलिड वोट माना जाता है। ठीक है, इसके बारे में जिसके टूल्स हैं, जिसको क्वांटिटेटिव टूल्स या क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव टूल्स बोलते हैं, उसके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। क्वांटिटेटिव में जब पढ़ेंगे तो सीआरआर पढ़ेंगे, कैश रेशियो, कैश रेशियो रिजर्व, उसके बाद एसएलआर पढ़ेंगे, डबल आर पढ़ेंगे। प्रेजेंट में जो अभी 9 अक्टूबर को रेट आया है 4%, 3.35%, 4.65%, वो सारा रेट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी हो सके तो आप जब इसको पढ़ेंगे तो एक बार आरबीआई का देख लें, ताकि आपके लिए ज्यादा इजी होगा। बस आज के लिए इतना ही, काफी लंबा हो गया, लगभग 40 मिनट का वीडियो हो गया है। आगे मेरी आरबीआई शुरू करूं और आधा रह जाए तो ये मजा नहीं आएगा पढ़ने में। तो नेक्स्ट क्लास में चाहता हूँ मौद्रिक नीति काफी अच्छे से आपको समझाऊं कि मौद्रिक नीति का काम कैसे होता है, सरकार कंट्रोल कैसे करती है, सरकार कैसे कंट्रोल करेगी, महंगाई को भी रोकना है, उसके बाद मार्केट में क्या कंडीशन है, किस कंडीशन में रेट को बढ़ाते हैं, किस कंडीशन में रेट को घटाते हैं, जब रेट घटाते हैं तो क्या होता है, रेट बढ़ाते होते क्या होता है, ये सब चीज हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। अभी आप लोग वीडियो को देखिए, अच्छे से इसको समझिए, और अच्छा लगे, मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, यदि अच्छा लगे तो जरूर शेयर कीजिए। और इसके बाद जो आज अगले क्लासेस के बाद जितने वीडियो हैं, सारे वीडियो जो अब मैं शायद क्लास इसके बारे में नहीं पढ़ाऊंगा, अब मैं ज्योग्राफी स्टार्ट करूंगा। ज्योग्राफी का भी मैंने प्लेटिव पर कंप्लीट करके रखा है, आगे नदी के बारे में। और मैंने ये डिसाइड किया है कि अभी जो बीपीएससी का एग्जाम आने वाला है 27 दिसंबर को, उसके कंसर्न को लेते हुए, मतलब जब मैं नदी पढ़ाऊंगा तो बिहार के भी सारे नदी को पढ़ाऊंगा और इंडिया के भी सारे नदी को पढ़ाऊंगा। बिहार का जो मेन नदी है गंगा और उसकी जो सहायक नदियां हैं, उस सब के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो अगले क्लास के बाद जब मैं ज्योग्राफी का शुरू करूंगा तो पहला क्लास में नदी से शुरू करूंगा। नदी पूरा बिहार का कंसर्न लेके करूंगा, बिहार और भारत दोनों का, पूरे इंडिया का नदी पढ़ाऊंगा। फिर आपको प्लेन पढ़ाऊंगा, मैदानी भाग, बिहार भी में सबसे ज्यादा मैदानी भाग है, वो भी मैं कवर करूंगा। बिहार को डिटेल से पढ़ाऊंगा और पूरा हिंदुस्तान को भी मैदानी भाग पढ़ाऊंगा। तो अगले एक क्लास के बाद या 2 क्लास के बाद इकोनॉमिक्स का मैक्सिमम 2 क्लासेस होंगे, उसके बाद इकोनॉमिक्स खत्म, बाकी वीडियो आपको अवेलेबल है। यदि उस वीडियो में कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए, बोलिए यदि नया बनाना है मैं बना दूंगा, मुझे कोई इशू नहीं है। और यदि उसी में समझ आ रहा है तो अच्छी बात है, हम आगे पढ़ेंगे। और मैं अभी जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। जैसे ही ज्योग्राफी कंप्लीट होगा फिर पॉलिटी, हिस्ट्री, मैं ये ट्राई कर रहा हूँ कि 27 दिसंबर से पहले बिहार कंसर्न जितने भी टॉपिक हैं वो मैं खत्म कर दूं, खास करके पॉलिटी और हिस्ट्री। ज्योग्राफी को मैं खत्म कर दूंगा, उसके बाद पॉलिटी और हिस्ट्री को भी कंप्लीट करूंगा। चलिए आज के लिए इतना ही, अच्छे से पढ़िए, वीडियो पसंद आए
लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, सबको अच्छा सीखने का मौका दीजिए। चलिए आज के लिए इतना है। ओके बाय, गुड नाइट।